आपको भरना है वो राजस्व ग्राम का नाम भरना है। यानी सबसे पहले पूछ रहा है राजस्व ग्राम का नाम। राजस्व ग्राम के नाम के कॉलम में आपको क्या भरना है? राजस्व ग्राम का नाम का अर्थ ये नहीं हुआ कि हम जहाँ निवास करते हैं वहीं हमारा राजस्व ग्राम होगा, ऐसा नहीं होता है। राजस्व ग्राम का के नाम का मतलब जिस गांव में हमारा ज़मीन है हम उस गांव का नाम भरेंगे। अब हम हो सकता है कि यहाँ के रहने वाले हों लेकिन किसी और गांव में हमारा ज़मीन हो, तो जिस गांव में ज़मीन रहेगा उस गांव का नाम सबसे पहले भरना है, यानी राजस्व ग्राम का नाम। अब राजस्व ग्राम का नाम जो है वो अलग अलग राजस्व ग्राम में आपका ज़मीन हो सकता है, तो ये फॉर्म अलग अलग राजस्व, ऐसा नहीं कि एक राजस्व ग्राम फिर दूसरा राजस्व ग्राम एक ही फॉर्म में भर दीजिए, ऐसा नहीं। अलग अलग राजस्व ग्राम के लिए अलग अलग फॉर्म भरेंगे। अगर एक फॉर्म में आपका खेसरा पूरा नहीं आता है तो आप लोग दूसरे फॉर्म का यूज करेंगे, तीसरे फॉर्म का यूज करेंगे। कुछ लोग पूछेंगे कि सर एक में कितना खेसरा लिखेंगे, खतियानी के लिए अलग लिखेंगे, केवाला के लिए अलग लिखेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एक फॉर्म में अगर आप 5 लिख सकते हैं तो 5 लिखिए, 10 लिख सकते हैं 10 लिखिए, 50 लिख सकते हैं 50 लिखिए। जितना आप लिख सकते हैं आ सकता है उतना लिखिए, चाहे वो केवाला से हो चाहे खतियान से हो। अब राजस्व ग्राम जो है, राजस्व ग्राम का नाम हमने क्लियर कर लिया, लिख लिया, यानी जिस राजस्व ग्राम में मेरा ज़मीन है उसका नाम हमने लिख लिया। अब हम उसके बाद जो लिखते हैं थाना नंबर, उस राजस्व ग्राम का थाना नंबर। अब थाना नंबर क्या होता है? थाना नंबर से उस गांव को पहचाना जाता है। नंबर आपके केवाला पे, आपके डीड पे, आपके रसीद पे, आपके खतियान पे, हर जगह थाना नंबर रहता है। अगर फिर अब आपने थाना नंबर पूछ के भर लिया। थाना नंबर भरने के बाद आपका आएगा हल्का का नाम। अब हल्का का नाम में अपना पंचायत का नाम आप भर दीजिए। मतलब पहले हल्का अलग अलग हुआ करता था लेकिन अब हर पंचायत को हल्का बना दिया गया है, इसीलिए हल्का का नाम, पंचायत का नाम भर लीजिए। और नंबर उसका आपको पता नहीं होगा, छोड़ दीजिए। यानी हल्का नंबर भरने की आवश्यकता नहीं है। अगर पता है तो भरिए, नहीं पता है छोड़ दीजिए। अब हल्का नंबर के बाद पुलिस थाना आता है, तो आपका थाना जहाँ है वहाँ भरिए। उसके बाद अंचल का नाम आता है, अंचल का नाम भरिए। अंचल के नाम के बाद आपका जिला का नाम आता है, जिला का नाम भरिए। अब जो मुख्य बिंदु है, जो हमारा फॉर्म, ये तो आपका समझिए एक तरह से आपका परिचय हमने लिया कि आप कहाँ से हैं, किस गांव में भर रहे हैं, उस गांव का क्या परिचय है, एक तरह से वो गांव का परिचय हो गया। अब हम पूछ रहे हैं आपका परिचय, यानी खतियान किनके नाम से भरना है। यानी कॉलम 1 जो है सर को 1 है, उसमें पूछ रहा है रैयत का नाम और उनके पिता का नाम। अब रैयत का जो नाम पूछ रहा है और उनके पिता का नाम, तो रैयत का नाम एक तरह से देखिएगा, जब खतियान तो रैयत का नाम दिया होगा, आपके पूर्वजों का परदादा का नाम दिया होगा, तो वो तो डेथ कर गए, वो तो मृत हो गए। अब मृत रैयत के नाम से ये फॉर्म नहीं भरना है। यानी जिनके नाम से खतियान बनाना है, जिनके नाम से खतियान नया बनाना है, उन्हीं का नाम भरना है प्रथम कॉलम में। अब एक सवाल और आएगा यहाँ कि 4 भाई है सर, 5 भाई है, 2 परदादा का है, कोई हम लोगों का जमाबंदी नहीं है, कोई बंटवारा नहीं है, तो किसके नाम से भरेंगे? तो सबका नाम भरिए, राम वो श्याम वो घनश्याम, ऐसे करके पिता फलाना वो फलाना वो फलाना पिता फलाना, ऐसे करते हैं ना खतियान में, तो ऐसे भर देंगे। अब एक बार जब भर देंगे तो ये संयुक्त खतियान बनेगा, ऐसे भरिएगा। तो अब एक ऐसे भी लोग होंगे जिनका जमाबंदी एकदम अलग अलग होगा, हर चीज़ में वो अपडेट होंगे, वो लोग अपना फॉर्म अलग भी भर सकते हैं। यानी आप एक आदमी के नाम से खतियान बनवाना है तो केवल एक आदमी का, यानी कि मेरा नाम मान लीजिए कि अविनाश कुमार है, तो हम अविनाश कुमार भरेंगे, फिर पिता का नाम भर देंगे, हमारा फॉर्म में इतना ही भरेंगे अब रैयत के नाम में। तो अब जब रैयत के नाम में हमने भर लिया, जीवित व्यक्ति का नाम भर लिया, और जिनका बंटवारा हो चुका है बंटवारे के हिसाब से अपना या अपने सभी भाइयों के साथ अपना भर लिया। इसको भरने के बाद अगले कॉलम में जाएंगे जहां दिया है अस्थाई पता। अब अस्थाई पता के कॉलम में आप यहाँ के भी हो सकते हैं और दूर दराज के दूरस्थ इलाकों के हो सकते हैं, इस जिला के बाहर के भी हो सकते हैं। तो आपका पता चाहे जहाँ का भी हो, पता वहीं का भरेंगे। अब पता भरने के बाद आपका आता है खाता नंबर। तो खाता नंबर आपके दस्तावेज में, आपके पेपर में, आपके खतियान में या आपके केवाला में दिया होगा। आप वहाँ से खाता नंबर लिखेंगे, फिर उसी के पास खेसरा नंबर भी लिखा होगा।
यानी प्लॉट नंबर। खेसरा नंबर का मतलब क्या होता है? प्लॉट नंबर, आपके ज़मीन का नंबर, आपके खेत का नंबर। अब आपने खेत का नंबर निकाला और खेत का नंबर भर लिया, उसका रकबा आप लोग भरेंगे उसके जस्ट सामने। अब रकबा में थोड़ा सा यहाँ बता देते हैं, जो आपका होगा वही भरेंगे। जैसे होता क्या है कि 10 डिसमिल का ज़मीन है और 5 भाई हैं, आरी 2-2 डिसमिल पे हम लोग लगा लिए हैं, बंटवारा कर लिए हैं, सब चीज़ कर लिए हैं। 10 भाई सोचता है कि कम क्यों भरे, हमारा पेपर में तो 10 डिसमिल है। तो खतियान में 2-2 डिसमिल तो नहीं हुआ है, खतियान में सबके खतियान में 10 ही डिसमिल भरे लिखा है, सब लोग 10-10 डिसमिल भरते हैं। तो हम कहाँ से 10 डिसमिल देंगे उनको? 10 डिसमिल ज़मीन ही है। तो आपने अगर बंटवारा कर लिया, आपका 2 डिसमिल हो रहा है, तो 2 ही डिसमिल भरें, 10 डिसमिल नहीं भरें। 10 डिसमिल भर देने से आपको 10 डिसमिल मिलने नहीं जा रहा है, लेकिन रिजेक्ट होने जरूर हो जाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप 2 डिसमिल है तो 2 डिसमिल भर लें। भरने का 2 डिसमिल भर लेंगे। अब हमने रकबा तक भर लिया। अब आता है चौहद्दी। अब चौहद्दी में भी एक कन्फ्यूजन क्या होता है कि चौहद्दी में पुराने रैयत का लोग नाम भर देते हैं, जैसे खतियान में जो दिया है वही भर देते हैं, और नहीं तो सोचने लगते हैं अरे वो किसके हिस्सा में मिला है। अरे तो आप हिस्सा मत लगाइए, आप देखे कि वहाँ मंगरू की माई अगर खेती कर रही तो मंगरू का माई भर दीजिए, बाकी हम लोग देख लेंगे कि वो किसका है। तो आप चौहद्दी में जो जीवित रैयत है, जो खेती कर रहा है उस प्लॉट पे, उनका नाम भरिए आप चौहद्दी में। अब चौहद्दी 4 तरफ का होगा। आप पूछिएगा सर बहुत ज़्यादा हमारा खेसरा है, कितना चौहद्दी भरेंगे? तो कम से कम उत्तर और दक्षिण का चौहद्दी भर दीजिए। अब चौहद्दी के बाद आता है किस्म ज़मीन। अब अगर किस्म ज़मीन हम पूछेंगे तो किस्म ज़मीन में खतियान में जब देखिएगा तो वहाँ भीट 1, भीट 2, धनहर, धनहर 1, धनहर 2 ऐसे कुछ लिखा रहता है। तो आप कैसे पता लगेगा कि आपका धनहर है कि भीट है? तो आपको पता लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या कीजिएगा कि आप देख लीजिए कि आपका खेती का ज़मीन है तो वहाँ खेती भर दीजिए। अगर आपका जो ज़मीन है उस पर बगीचा है तो बगीचा भर दीजिए, घर है, मकान है तो मकान भर दीजिए, अगर दुकान है तो दुकान भर दीजिए। यानी जो चीज़ उस ज़मीन पे है वो चीज़ भर दीजिए आप। बाकी डिसाइड हम कर लेंगे कि आपका कैसा ज़मीन है। अब आपने किस्म ज़मीन भर लिया। अब आता है शेष को छोड़ के लगान। अब शेष को छोड़ के लगान जो है उसमें बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो जिनको पता है वो भरेंगे, जिनको पता नहीं है शेष को छोड़ के लगान छोड़ देंगे, नहीं भरेंगे। उसके बाद आता है जमाबंदी। अब जमाबंदी नंबर में भी थोड़ा सा समझना है कि जमाबंदी नंबर कौन सा भरें। मान लीजिए कि एक रैयत का 4 भी जमाबंदी हो सकता है, 1 भी जमाबंदी हो सकता है। अगर 1 है तो 1 जमाबंदी भर दीजिए, अगर 4 है तो जिस जमाबंदी में जो खेसरा है उस खेसरा के सामने उस जमाबंदी नंबर को भर दीजिए। अब ये होगा, कुछ लोगों का ऑनलाइन जमाबंदी होगा। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारा तो ऑनलाइन नहीं पता है, ऑफलाइन है। कुछ लोग कहेंगे हमको ऑफलाइन नहीं पता है, ऑनलाइन है। तो आपको जो पता है ऑनलाइन या ऑफलाइन उसको भर दीजिए। उसके बाद आता है आपका साक्ष्य। साक्ष्य के आधार पर दावा का आधार कॉलम होगा, भूमि पर दावा का आधार। अब भूमि पर दावा का आधार जो है उसमें आप अपने ज़मीन का ब्यौरा भरेंगे। ज़मीन कैसे प्राप्त है इसका ब्यौरा भरेंगे। जैसे हमको कैसे ज़मीन प्राप्त हुआ है, तो हो सकता है हमने खरीद किया हो, क्रय किया हो, या ये हो सकता है कि हमारे पूर्वजों से हमको प्राप्त हुआ हो।